उत्तराखंड में मतदान हुए हैं। ये मतदान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में आज दूसरे चरण में 55 सीटों पर मतदान हुआ है। इसी के साथ उत्तराखंड में भी 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई है, जहां पर बीजेपी सत्ता बनाए रखने की कोशिश कर रही है, तो वहीं सत्ता परिवर्तन करने के लिए विपक्ष भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यूपी में बीजेपी नेता जहां विकास के लिए मतदाताओं से फिर से डबल इंजन की सरकार लाने का आह्वान करते रहे हैं, तो वहीं सपा, बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे विपक्षी दल महंगाई और किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते रहे। मतदान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। शाहजहांपुर, अमरोहा, बरेली, सहारनपुर, बदायूं, इनको दिग्गजों ने मतदान किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दूसरे चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर थी, तो कई दिग्गजों ने मतदान भी किया है अपने अपने वोटिंग क्षेत्र में। मुख्तार अब्बास नकवी, सुरेश खन्ना, धर्म सिंह सैनी, इमरान मसूद, संतोष गंगवार, जितिन प्रसाद। तो वहीं उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में जनसभा की। कानपुर देहात के अकबरपुर में पीएम मोदी ने गोवा चुनाव का भी जिक्र किया है और टीएमसी को घेरा भी। पीएम मोदी ने कहा कि ये चुनाव बांटने वाली राजनीति को दफनाने का मौका है। पीएम ने यह भी कहा कि घोर परिवारवादी हारेंगे और इस बार यूपी में रंगों वाली होली 10 दिन पहले 10 मार्च को चुनावी नतीजों के साथ ही मनाई जानी शुरू हो जाएगी। कानपुर देहात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि यूपी के लोगों ने इन्हें 2014 में हराया, 2017 में हराया, 2019 में हराया और अब 2022 में भी ये घोर परिवारवादी फिर से हार जाएंगे। कमल निशान, कमल निशान, कमल निशान, ये घर घर पहुंचाएंगे। पहले मतदान, फिर जलपान, और कोई काम पहले नहीं करेंगे, पहले मतदान करेंगे। हजारों हजारों लोग, माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हुए थे। आज कानपुर देहात भी हम सभी पर ऐसा ही स्नेह दिखा रहा है। आपका ये प्यार ही मुझे निरंतर प्रेरित करता है कि आपके लिए दिन रात मेहनत करो, दिन रात आपके लिए मैं खुद को खपाता रहूं। सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा मंत्र है, यही हमारा संकल्प है। लेकिन इसके लिए सबका प्रयास भी आवश्यक है। आपके एक एक वोट का योगदान बहुत आवश्यक है। यूपी के लोगों ने इन्हें 2014 में हराया, 17 में फिर से हराया, 19 में फिर एक बार हराया और अब 22 में भी
घोर परिवारवादी फिर से हारेंगे। इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। 10 मार्च को ही जब चुनाव नतीजे आएंगे, भाजपा की प्रचंड जीत की खुशी मनेगी। वहीं इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर हमला बोलते हुए बोले कि पहले यूपी में कर्फ्यू लगता था, लेकिन आज प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो चुकी है। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कुछ ही देर में आगमन हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबसे अपील करूंगा, भारी बहुमत से इन्हें विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान न केवल प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए बल्कि उनकी समृद्धि की दिशा में भी तमाम बड़े कदम उठाया है। कानपुर देहात में बन रहा नया मेडिकल कॉलेज हो या फिर डिफेंस कॉरिडोर के रूप में कानपुर के अंदर आज देश की रक्षा की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उठाया गया कदम। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी विकास के बारे में कोई सोच पैदा हो, गरीबों के मिलने वाली योजनाएं, चाहे वह गरीब को मकान देने का कार्य हो या फिर कोरोना जैसी महामारी के दौरान फ्री में वैक्सीन के साथ ही हर गरीब को 15 करोड़ गरीबों को महीने में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का एक कार्यक्रम, डबल डोज इंजन की सरकार का लाभ उत्तर प्रदेशवासी निरंतर ले रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दिन समाजवादी पार्टी ने झांसी में कार्यकर्ता सम्मेलन किया। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। यहां आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में अखिलेश यादव ने कहा, इस सरकार ने बस एक काम किया है, 100 नंबर का 112 कर दिया है। जब से बाबा मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है तब से पुलिस कबाड़ा हो गई है। बाबा मुख्यमंत्री गर्मी निकालने की बात करते हैं। जब से पहले चरण का वोट पड़ा है, बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता ठंडे पड़ गए हैं। हम युवाओं को वादा करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो सेना और पुलिस में भर्ती निकालेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी के लोगों ने जाति जनगणना की बात कही तो वो पीछे क्यों हट गए। ये नौजवान बीटी टीटी वाले हैं, पिछले कितने वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि इन्हें नौकरी मिल जाएगी और मुझे खुशी है इस बात का कि समाजवादी पार्टी के वचन पत्र का आप आभार प्रकट करने आए हो। न केवल आप बल्कि चाहे वो हमारे शिक्षा मित्र हों, रोजगार सेवक हों, चाहे 69,000 वाले हों या और इसी तरह के जितनी भी नौकरियां भारतीय जनता पार्टी ने उलझाई या परीक्षा रद्द की या क्वेश्चन पेपर लीक किया, समाजवादी सरकार आएगी, इन सब का समाधान करने का काम हम लोग करेंगे। इधर बहुत घबराए हुए बीजेपी के लोग, वो अपना चेहरा आईने में नहीं देख रहे हैं, वो दूसरों को कह रहे हैं कि 12 बजे उठते हैं। ये दूसरों के लिए प्रचार कर रहे हैं कि समाजवादी लोग 12 बजे उठते हैं। ये नौजवान सही कह रहा है। जब से बुंदेलखंड के लोगों ने फैसला लिया है कि इतिहास रचेंगे, बीजेपी वालों को नींद नहीं आ रही है और 12 बजे न बजे इनके चेहरे देख लो, इनके चेहरों पे 12 बज गए कि नहीं बज गए। बीजेपी वाले लोग याद कर लेना, इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा,
याद है कि नहीं याद है? और डीजल पेट्रोल महंगा कर करके गरीबों को मजबूर कर दिया है गाड़ी न चलाएं। बताओ डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और पेट्रोल 100 के लगभग हो गया कि पार हो गया? इनकी सरकार बन गई तो आपको पेट्रोल 200 रुपए खरीदना पड़ जाएगा। वहीं जालौन में एक बार फिर से बीएसपी का परचम लहराने के लिए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने जालौन में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि दलित महिलाएं और अकलियत इस भाजपा सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं है। भाजपा की गलत नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई है। इस दौरान मायावती ने कहा कि बीएसपी की सरकार में दलित और अन्य वर्गों में जन्मे संत महापुरुषों को पूरा सम्मान दिया गया और आगे भी इनके सम्मान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी और प्रदेश से बेरोजगारी और महंगाई दूर करने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। दलितों व पिछड़ों को भी अब आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अब ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए जा रहे हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। सरकार में ज्यादातर यहाँ पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। विशेषकर मुस्लिम समाज तो इस सरकार में सबसे ज्यादा दुखी रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग भी हर मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित महसूस करता रहा है। इसके अलावा इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है। वाराणसी में सपा गठबंधन के साथी ओपी राजभर को विरोध का सामना करना पड़ा। सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर के नामांकन के लिए वाराणसी कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए थे। इस दौरान वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया और जमकर नारेबाजी भी करते नजर आए। तो वहीं सपा और सुहेलदेव पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मामला बढ़ता देख वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं को समझाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें सियासी संग्राम और समर को साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि सूबे के अंदर कैसे सियासी हालात खड़े हो चुके हैं। वाराणसी आपको बता दें कि निषादों का गढ़ कहा जाता है और जो राजभर समुदाय है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में आता है। ऐसे में ऐसा कहा जाता है कि ओपी राजभर का होल्ड पूर्वांचल में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जब 2017 के चुनावी नतीजों पर आप नज़र डालेंगे तो ओपी राजभर ने बीजेपी को काफ़ी अच्छी सीटें फतेह करके दी थी, लेकिन उसके बाद इनका दल अलग हो गया भारतीय जनता पार्टी से और अब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है। और ओपी राजभर ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार वो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, इनकी हताशा और निराशा है। जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन के समय आज प्रस्तुत किया है, ये इनकी हताशा और निराशा दिख रही है। और ये ओम प्रकाश राजभर से इतने बौखलाए हुए लोग हैं, ये किसी भी समय कोई घटना कर सकते हैं जिस तरह का परिदृश्य रहा है। इस नाते हम जिलाधिकारी महोदय से कहूँगा कि हमारे जो भी नॉमिनेशन करने प्रत्याशी आ रहे हैं उनकी सुरक्षा करावें और ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट इस तरह की दिख रही है, इससे उनके ऊपर अंकुश लगाने का काम करें। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने
सदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताया है और सरकार से अब हिजाब की जगह बैंकों के हिसाब पर जवाब लिए जाने की बात कही है। उन्होंने लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष की जमानत के खिलाफ फिर से अदालत में अपील करने का दावा भी किया है। कानपुर में बन्नू साहब गुरुद्वारे में दर्शन करने आए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पत्रकार वार्ता में कहा कि अब हिजाब की जगह बैंकों के हिसाब की बात है। ये देश हिसाब से चलेगा। हजारों करोड़ों के घोटाले का जवाब सरकार को देना होगा। भाजपा और ओवैसी दिन में एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं और रात में साथ हो जाते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस समय देश बंधनों में है और सभी लोग बंधन से मुक्ति चाहते हैं। इस चुनाव में मतदाता को बंद पड़े स्कूल, हॉस्पिटल, महंगाई, देश को लेबर कॉलोनी बनाने के षड्यंत्र जैसे मुद्दों पर वोट करना होगा। तो भाई खुश होगा आदमी वोट